नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। भीमराव अंबेडकर, संसद से लेकर सड़क तक इस पूरे हफ्ते ये नाम गूंजता रहा। बाबा साहेब की राजनीतिक विरासत इतनी बड़ी है कि उसका एक छोटा सा हिस्सा भी सत्ता बना या बिगाड़ सकता है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान से इतना सियासी तूफान खड़ा हो गया कि पूरे हफ्ते सिर्फ यही खबर सुर्खियों में रही। आखिर क्या है बाबा साहेब की राजनीतिक विरासत, क्यों पार्टियों के लिए बेहद अहम है ये नाम? इस हफ्ते के न्यूज मेकर भीमराव अंबेडकर। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी। ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ है। अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जबरदस्त सियासी संग्राम चला। सदन से सड़क तक पक्ष विपक्ष में आमने सामने का घमासान हुआ। सांसदों के नीले कपड़ों, तख्तियों, नारों में हर ओर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंजा, वो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के शिल्पकार, दलितों के मसीहा, कैसे 68 साल बाद भी भारतीय सियासत की धुरी बने हुए हैं, आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले सुनाते हैं वो बयान जिससे शुरू हुई अंबेडकर की विरासत पर दावेदारी की सियासी जंग। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। आक्रामक राहुल ने इस भाषण के चुनिंदा हिस्से को अंबेडकर का अपमान बताया। सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की नौबत धक्का मुक्की के इल्जामों तक पहुंच गई। साफ हो गया, राजनीतिक दल कोई भी हो, सभी के लिए जरूरी हैं बाबा साहेब अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। भारतीय राजनीति आज भी जिनके नाम के इर्द गिर्द रहती है, एक बार फिर से सुर्खियों में है। राजनीतिक दलों के बीच अंबेडकर के नाम को अपना बनाने की होड़ मची हुई है। यही वजह है कि संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस को अंबेडकर विरोधी साबित करना चाहा। जो जनादेश के साथ द्रोह किया था, इसका दंड तो वहीं
कांग्रेस ने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे किया और शाह के बयान से जुड़े एक हिस्से को अंबेडकर का अपमान बताया। ये दुर्भाग्य है हमारा देश का कि किसी भी एक दलित नायक को, व्यक्ति को जो पूजनीय है सबके लिए, चाहे दलित होने दो चाहे इस देश के कोई भी नागरिक हो, उनको इंसल्ट करने की मुझे ये मजबूरन कहना पड़ता है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते। आखिर आज की सियासत में अंबेडकर की इतनी अहमियत क्यों है, अब इसे समझते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की करीब 16.6% आबादी दलित है, यानी करीब 20 करोड़ 14 लाख लोग। इनमें 15 करोड़ 40 लाख दलित गांवों में और 4 करोड़ 70 लाख दलित शहरों में रहते हैं। लोकसभा के हिसाब से 543 में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। दशकों से वंचित रहे तबके को अंबेडकर ने पहचान और हक दिलाया, उन्हें आगे बढ़ाया। यही तबका एक वोट बैंक के तौर पर उभरा जो अब सत्ता की कुंजी बन चुका है। इस समय जो भी पार्टी सत्ता प्राप्त करना चाहती है, अगर वो दलित समाज के सवालों के ऊपर, उनकी समस्याओं को अगर उसका समाधान देती है और उन्हें विश्वास दिलाती है, तो उसका फिर सत्ता में आना दलित वोटरों के कारण बहुत संभव हो जाता है। मुझे शक्ति दीजिए बाबा साहेब, ताकि मैं उन लोगों से लड़ सकूं जो आपका और आपके संविधान का अपमान करते हैं। इसलिए अंबेडकर का नाम आते ही कोई भी पीछे नहीं देखना चाहता, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रही आम आदमी पार्टी। सभी के लिए जरूरी हैं भीमराव अंबेडकर। हम तो अपने बाबा साहब अंबेडकर को भगवान मानते हैं। हमने तुमको कुछ नहीं बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे भगवान के खिलाफ बोलने की? बर्दाश्त करोगे? बदला लोगे? यानी सियासी गोलबंदी अंबेडकर के बहाने दलित वोट बैंक की हो रही है। इस तरह के विवाद का असर क्या हो सकता है, ये समझने के लिए ज्यादा पीछे ना जाकर 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हैं। तब कर्नाटक से बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने 400 पार के नारे को संविधान बदलने के लिए जरूरी बता दिया। अब की बार 400 पार, ಈ ಬಾರಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने चुनावी मंचों से बीजेपी के 400 पार के लक्ष्य के पीछे संविधान खत्म करने की बात कही। विपक्ष ने संविधान को अपने लोकसभा चुनाव का मुख्य मुद्दा बना दिया। नतीजतन बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई और 63 सीटों का नुकसान हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को दलित वोटर्स के प्रभाव वाली सीटों में 2019 के मुकाबले 34 सीटों का नुकसान हुआ। इंडिया गठबंधन को 40 सीटों का सीधा फायदा हुआ। इसके साथ ही अन्य सीटों पर जहां दलित वोटर बड़ी संख्या में नहीं हैं, वहां भी दलितों का ज्यादातर वोट इंडिया गठबंधन को मिला। ये क्लिप जितना ज्यादा लोगों के पास जाएगी, दलित समाज के लोग उतना ही भारतीय जनता पार्टी को लेकर थोड़े सशंकित हो जाएंगे। उसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका चुनावी तौर पर नुकसान हो सकता है। यही वजह है बीजेपी कांग्रेस अंबेडकर पर सीधे आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है। आज अंबेडकर की विरासत पर सियासत हो रही है, लेकिन अतीत के पन्ने पलटने पर कई तरह की दिलचस्प जानकारियां सामने आती हैं। साल 1924, इंग्लैंड से वापस आने के बाद अंबेडकर ने वकालत और दलितों के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने एक एसोसिएशन बहिष्कृत हितकारिणी सभा की शुरुआत की थी। कुछ साल बाद 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया और भारत में उन्हें दलितों की आवाज के रूप में पहचान मिली।
बाद के दिनों में बाबा साहब आम्बेडकर नेहरू कैबिनेट में आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बने, लेकिन करीब 4 साल बाद आम्बेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। वजह बनी हिंदू कोड बिल। इस बिल का मकसद महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार, विवाह और तलाक से जुड़े कानूनों में सुधार लाना था। 11 अप्रैल 1947 को संविधान सभा के सामने आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया था, लेकिन इस बिल का जमकर विरोध हुआ। 9 अप्रैल 1948 को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया। बाद में 1951 में इस बिल को फिर से संसद में पेश किया गया, लेकिन फिर से विरोध हुआ। आम्बेडकर कहते थे, भारतीय विधानमंडल द्वारा अतीत में पारित या भविष्य में पारित होने वाले किसी भी कानून की तुलना इसके महत्व के संदर्भ में नहीं की जा सकती है। लेकिन यह बिल आम्बेडकर के कानून मंत्री रहते हुए पास नहीं हो सका और आम्बेडकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेहरू मंत्रिमंडल से राह अलग करने के बाद बाबा साहेब आम्बेडकर तत्कालीन बॉम्बे प्रांत से अपनी पार्टी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे। उनका निर्वाचन क्षेत्र उत्तरी बंबई था और यह 2 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र था। कांग्रेस ने आम्बेडकर के खिलाफ नारायण काजरोलकर को उतारा था। चुनाव हुए और नतीजों ने सारे देश को चौंका दिया। काजरोलकर को 1,38,137 वोट मिले थे, जबकि बाबा साहेब आम्बेडकर को 1,23,576 वोट मिले थे। कांग्रेस के काजरोलकर ने आम्बेडकर को हराया, वो भी पूरे 14,561 वोटों से। अंबेडकर साहब ये चाहते थे कि इस समाज में सबसे पिछड़ा तबका, सबसे गरीब, सबसे वंचित तबका है, जिसे वो दलित कहते थे, उसका डिसीजन में उसका हिस्सा हो, और वो तभी हो सकता है जब उनको रिजर्वेशन मिले। जबकि नेहरू जी चाहते थे कि सब लोगों को मिले और उसमें दलितों को भी मिले। तो एक बुनियादी टकराव का मुद्दा था। भीमराव अंबेडकर और कांग्रेस के बीच टकराव कोई नई बात नहीं थी। वो आज़ादी से पहले से कांग्रेस का विरोध करते आ रहे थे, लेकिन फिर भी पहली कैबिनेट में उन्हें कानून मंत्री बनाया गया। 1951-52 में जब पहला चुनाव हुआ तो भी उनका ये विरोध जारी रहा। वो कांग्रेस को एक धर्मशाला बताते थे। भीमराव अंबेडकर मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल सीट से खड़े हुए और उनके सामने थे कभी अंबेडकर के सहयोगी रहे और कांग्रेस को उम्मीदवार काजरोलकर। अंबेडकर 15,000 से ज्यादा वोट से चुनाव हार गए। उन्होंने चुनाव के नतीजे पर सवाल भी उठाया, लेकिन फिर भी वो राज्यसभा के सदस्य बने हुए थे। इसके 2 साल बाद ही भंडारा में उपचुनाव हुए तो आम्बेडकर वहां खड़े हुए। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार ने उन्हें वहां भी हरा दिया। ये आम्बेडकर का आखिरी चुनाव था, क्योंकि 2 साल बाद यानी 1956 में उनका निधन हो गया। बाबा साहेब की राजनीतिक विरासत थी उनकी 1956 में बनाई पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके दरवाजे दलितों के अलावा दूसरी पिछड़ी जातियों और माइनॉरिटीज के लिए भी खुले थे। लेकिन इस फॉर्मूले को आरपीआई से ज्यादा भुनाया बीएसपी ने, जिसने लंबे वक्त तक दलितों की नुमाइंदगी की। हालांकि 1974 में जब बाला साहेब देवरस संघ के सर संघचालक थे, संघ ने अपना रुख बदला। आम्बेडकर, पेरियार और महात्मा फुले जैसे महापुरुषों के नामों को अपनी सुबह की प्रार्थना में जोड़ा। इसके अलावा दलितों और आदिवासियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए। 6 साल बाद 1981 को तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम में धर्म परिवर्तन की एक घटना हुई। करीब 400 परिवारों ने सामूहिक रूप से इस्लाम कबूल कर लिया। उनमें ज्यादातर पिछड़ी जाति के हिंदू थे। हिंदू नेताओं ने मीनाक्षीपुरम के धर्म परिवर्तन की घटना को देश में बढ़ते खतरे के रूप में देखा और यही प्रचारित भी किया। अंबेडकर नाम की ताकत या अंबेडकर जी के विचारों की ताकत बीजेपी को अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ज्यादा ज्ञात हुई। उसके नेताओं को जगह भी मिली और वहीं से शायद जो दलितों के संगठन के बीच में काम करने वाले उनके महामंत्री हैं, उनको विशेष जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी ने दी। 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में 2 बड़ी राजनीतिक घटनाएं हो रही थी।
एक तरफ गोलवलकर संघ के कार्यकर्ताओं को सालाना विजयदशमी का भाषण दे रहे थे, तो दूसरी तरफ नागपुर के दूसरे कोने में भीमराव अंबेडकर अपने समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना रहे थे। लेकिन 1981 में मीनाक्षीपुरम में सैकड़ों हिंदुओं के मुस्लिम बनने के बाद संघ के एजेंडे में दलितों का मुद्दा आया। हाल के कुछ साल में दलित राजनीति में एक राजनीतिक वैक्यूम बना है और ज्यादातर पार्टियां इसी वैक्यूम का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा चाहती हैं। अंबेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़कर सामाजिक कार्यकर्ता बने कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी का 1984 में उदय हुआ। तब से लेकर आज तक पार्टी ने कई बार उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अपने दम पर राजनीतिक सत्ता तक पहुंचती रही दलित पार्टियां आज हाशिए पर हैं। बहुजन समाज पार्टी इसका उदाहरण है, जो आज अपने दम पर सांसद नहीं भेज पा रही है। कमोबेश इसी तरह के हालात बिहार और महाराष्ट्र के क्षेत्रीय दलों के भी हैं। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों को लग रहा है कि दलित राजनीति की जमीन खाली है। तय है, आने वाले समय में भी सियासत अंबेडकर के इर्द गिर्द ही रहेगी। देखने वाली बात रहेगी राजनीतिक दलों के तरकश से अंबेडकर के नाम पर कैसे कैसे बाढ़ चलते हैं।